नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं हमारे सबके प्यारे अनुपम मिश्रा जी। पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। राम राम। राम राम सर। सर ये बताइए, बहुत सारा देश के अंदर एक के बाद एक आंदोलन 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 चल रहे हैं और ये एक सीजन है आंदोलन का। मैंने थोड़े टाइम पहले आपने भी शर्मिष्ठा जी से बात करी, उन्होंने भी बोला ये मार्च 2027 तक ऐसे आंदोलन चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो ये इस टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन को आप किस तरह देखते हैं? ओपनिंग। कल मैं अपने चैनल पे भी यही बात कह रहा था कि पूरे देश में एकदम तमाशा मचा हुआ है। आंदोलन अलग चल रहे हैं, कास्ट वॉर्स अलग चल रहे हैं, तो आरक्षण के नाम पे, तो जाति के नाम पे, तो धर्म के नाम पे, तो हिंदुत्व पे हमला हो रहा है, तो मनुस्मृति को निशाना बना रहे हैं, तो कॉकरोचेस भी आ गए हैं। तो मतलब एक अजीब सा माहौल है। देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा राजनीति नहीं होती थी, राजनीति पहले भी होती थी, पर क्या था कि कांग्रेस सत्ता में रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब आप सोचे ना, 80 साल में 60 साल वही सत्ता में रहे, तो इस तरह की कुछ दिक्कतें आती नहीं थी। वो एक थोड़ी सी दिक्कत जब आई थी, जब पहली दिक्कत आई, आप सोचे कांग्रेस को पहले ही दिक्कत आंदोलन हुआ। पहला आंदोलन कौन सा हुआ? जेपी आंदोलन हुआ और इंदिरा गांधी हाउ शी रिस्पॉन्डेड, इमरजेंसी लगा दी। मतलब उन्हें तो आंदोलन की आदत ही नहीं थी ना। वो तो बड़ा उनका तो एकदम बड़ा क्लियरली चलता रहता था मामला। तो पहला आंदोलन देश में हुआ और उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। दे कुड नॉट टेक इट, उनकी बर्दाश्त के बाहर हो गया। तुम्हारी इतनी औकात की तो हमारी आंख में आंख डाल के बात करोगे? चलो हम इमरजेंसी लगा देते। तो और इमरजेंसी भी ऐसी लगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दी, यहां तक कि एक जज साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि जनता को सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए, सरकार का ग्रेटफुल होना चाहिए कि जब वो आपको जेल में डालते हैं तो आपको मुफ्त का खाना और मुफ्त का घर दे रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज का ऑब्जर्वेशन। तो हम वो तो देख ही नहीं पा। अब ऐसी पार्टी जिसको सत्ता में रहने की लत लगी हो, जब आप उसको सत्ता के बाहर कर देते हैं, 10 साल बाहर रही है, अभी 15वां साल, थर्ड टर्म चल रहा है, 15 साल बाहर। तो साहब हमें तो आदत ही नहीं है ना। हम कभी 10 साल सत्ता के बाहर नहीं रहे, आप हमको 15 साल की बात कर रहे हैं। हम कभी 10, आप मतलब कभी 7 साल सत्ता में बाहर नहीं रहे, और आप 7 दूनी 15 हो जाएगा। तो और आप हमसे कह रहे हो कि हम सत्ता के बाहर रहे, क्यों रहे भाई? तो एक अंग्रेजी में कहते हैं कि वी विल आइदर रूल इट और र्यून इट, यानी हम इस पे या तो सरकार चलाएंगे, इससे बादशाहत करेंगे, सत्ता चलाएंगे, या इसमें आग लगा देंगे, बर्बाद कर देंगे। राहुल गांधी एक दर्जन बार कह चुके हैं कि पूरे देश में पेट्रोल छिड़का हुआ है, बस आग लगाने की देर है। जो इकोनॉमी 11वें नंबर से उठ के तीसरे चौथे नंबर पे पहुंच गई, उसको आप कहते हैं डेड इकोनॉमी। चाइना, मतलब आज पहली बार चाइना आपको सीरियसली ले रहा है, चाइना बॉर्डर सिक्योर हो रहा है, और आप कहते हैं हम चाइना से पिटते हैं। आप तो ये भी कह देते हैं हम पाकिस्तान से पिटते हैं। आप मतलब छोड़िए, राहुल गांधी की ही बात नहीं है ना। आप देखिए चारों तरफ, और ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने ही आग लगाई हुई है भाई। हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में जो भीम आर्मी का तांडव चल रहा है, इस भाई भीम आर्मी के उभार में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा है। आप ही, मैं आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, मैं पहला आदमी था जिसने यूपी तक पे कहा था आज से 3 साल पहले कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर जाटव के रूप में एक भस्मासुर पैदा। आज देखिए सब उसको भस्मासुर हो गया। तो भाजपा हैज प्लेड इट्स ओन रोल। उसके बाद जितनी रीजनल पार्टीज है, केजरीवाल को आप देख लीजिए, केजरीवाल के उनको लग रहा है कि साहब अगर हम पंजाब भी हार गए, जो कि वो हार ही जाएंगे, तो साहब हमारे पास तो कोई बंगला ही नहीं बचेगा। यहाँ पे शीश महल में रहते थे, वहां पे उन्होंने चंडीगढ़ में इतना बड़ा बंगला दिला दिया, सामने हेलीपैड बना दिया। अपने बंगले से बेडरूम से निकलते हैं, हेलीपैड में जाके हेलीकॉप्टर बैठते हैं और हवाई अड्डे पहुंच जाते हैं। वहां हवाई अड्डे पे पंजाब सरकार का स्टेट प्लेन खड़ा होता है, उनके लिए नया हवाई जहाज खरीदा गया, जो कि एकदम भूखभरा प्रदेश हो चुका है। और उसमें ड्राइव मतलब पायलट अपनी जगह होता है और वो एयर होस्टेस की जगह भगवंत मान खुद होते हैं। तो उनको साथ में बैठाया और पूरे देश का दौरा शुरू कर दिया। तो उनको लग रहा है अभी पंजाब ही मेरे हाथ से निकल गया, तो मैं करूंगा क्या साहब, मैं तो भूखों मरने लगूंगा, मेरी तो आदत खराब हो गई है। वो दुबला पतला केजरीवाल आपने देखा, वो 1.5 टन का पेट लेके घूम रहा है, तो उसकी तो आदतें खराब हो गई, तो वो कहां जाए? तो वो भी आग लगाने में लगा हुआ है। उस अच्छा, चूंकि अब वो खुद एक्सपोज हो चुका है,
तो उसने एक अपनी बी टीम सामने ले आई, कॉकरोचेस के रूप। अभी मैं देख रहा हूं रेवंत रेड्डी को देख रहा हूं, रेवंत रेड्डी साहब हमको अमेरिका नहीं जाने दिया, पूरे तेलंगाना का अपमान हो गया। अरे तुम अमेरिका जा रहे थे जोरान ममदानी से मिलने, क्यों जाने दे तुमको? कैसे जाने दे? वो जोरान ममदानी जिसने इंडिया डे परेड का बहिष्कार किया और पाकिस्तान डे परेड में चला गया। जिसने इंडिया डे परेड का बहिष्कार किया, तो खुद ही नहीं मिलना चाहिए उससे, पर तुम उससे मिलने जा रहे थे। तो ठीक है, हमने नहीं दिया तुमको परमिशन। वो कह रहे साहब पूरे तेलंगाना का अपमान हो गया। वो विजय जोसेफ जो व्हाइट पेपर लेके आए, वेरी फ्यू पीपल हैव डन दिस। बहुत कम मुख्यमंत्रियों ने ऐसा किया है कि सत्ता में आते ही अपने राज्य के आर्थिक हालात पे एक श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर जारी किया और कहा देखिए साहब हम तो कर्जे में डूब गए। और जब पूरे देश ने आपकी बात मान ली तो आपने सब विधायकों को कार बांटनी शुरू कर दी, बंगले बांटने शुरू कर दिए, बच्चों को सोने की अंगूठियां बांटनी शुरू कर दी, तमाशा बना रख दिया आपने साहब। तो आपको देखना, आप किस तरफ नजर दौड़ा देंगे। अभी मणिपुर रोज सुनते थे कि साहब मैतेई और कुकी का झगड़ा चल रहा है। हाँ साहब चल रहा है, बड़ा झगड़ा चल रहा है, लेकिन वहां से कुछ और निकल के आ रहे हैं साहब। वहां से तो 1-1 किलोमीटर लंबे मुसलमानों के जुलूस निकल के आ रहे हैं कि हम वक्फ में किसी हिंदू को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे मैंने तो सोचा ही ना मणिपुर में इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है। वो तो कल से लगातार वीडियो पे वीडियो सामने आए, तब समझ में आ रहा है। और तब ये भी समझ में आ रहा है क्यों वहां पे मैतेई समुदाय की औरतें, सब उनकी महिलाएं, उनके पुरुष बाहर निकल के कह रहे हैं पहले एनआरसी कराओ फिर सेंसस कराओ, पहले एनआरसी कराओ, क्योंकि वो भी परेशान है कि साहब यहाँ पे क्या हो रहा है। ये तो थोड़ा बहुत, अगर बंगाल में स्थिति नहीं सुधर गई होती आदि, अगर बंगाल में स्थिति नहीं सुधर गई होती तो ये देश तो अरब सागर की तरफ डूबने की तरफ हो गया था। मैं आपको बता रहा हूं, आप चारों तरफ देख लीजिए, एकदम अनारकी मचा के रखी हुई है साहब। ये तो कहिए तेजस्वी यादव बिहार नहीं जीत पाए और ममता बनर्जी बंगाल में नहीं लौट पाए, वरना तो बहुत बुरा हाल होता। और इस सब का एक कारण और इस सब का एक इलाज। कारण ये है कि इस देश में हर साल 6 से 7 राज्यों में चुनाव होता है, और जब हर साल चुनाव होगा तो आज आपको इस राज्य के हिसाब से बोलना है, आज आपको इस राज्य के हिसाब से बोलना है, हर साल राजनीति होगी। हाउ कैन अ कंट्री फंक्शन? अरे भाई इस देश में शुरुआत 3-4 चुनाव विधानसभा लोकसभा के एक साथ हुए। आज जो चिदंबरम कहता है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो यानी इस देश के जो पहले 4 चुनाव थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। यू टेल मी, जो नेहरू जी 4 चुनाव करा गए, 3-4 चुनाव, वो सबके अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। 50 का बेटा आप सोचिए, मैं आज ऐसा मेरे ख्याल 6 स्टेट्स में चुनाव है अगले साल, 6 या 7 स्टेट्स में चुनाव, यूपी और पंजाब जैसे स्टेट है। इसका एक ही इलाज है आदि, 1 नेशन 1 इलेक्शन। एक बार सारे राज्यों में, केंद्र में, हर जगह एक बार जम के चुनाव हो जाए, जम के राजनीति हो जाए, हर आदमी जितनी राजनीति करनी है कर लो, फिर 5 साल ठंडे बैठो और काम करने दो। दैट इज द ओनली वे। और विपक्ष उसके लिए तैयार नहीं, तैयार इसलिए भी नहीं है कि साहब अगर 5, आप सोचिए राहुल गांधी को लगता है कि अगर साहब 5 साल के लिए मुझसे कह दिया गया घर बैठो तो मैं करूंगा क्या? वो तो 5 साल के लिए भाग जाएगा विदेश। 5 साल केजरीवाल क्या करेंगे, 5 साल अखिलेश यादव क्या करेंगे, तेजस्वी क्या करेंगे, ममता क्या करेंगी? जाने दीजिए, जहां भाजपा नहीं है 5 साल ना लोकसभा हो ना विधानसभा हो, तो स्टालिन क्या करेंगे, उदयनिधि क्या करेंगे, वामपंथी क्या करेंगे, सीपीएम क्या करेगी? तो इसके लिए कोई तैयार नहीं है कि भाई चाहते हैं कि हर साल 5-6 स्टेट में चुनाव होता रहे और हम तवे पे रोटी पलटते रहे, कभी इस तरफ गरम कभी इस तरफ गरम। आई एम सॉरी, मतलब ये मेरा शुरुआती बहुत लंबा हो गया, लेकिन आई वाज प्रीटी फ्रस्ट्रेटेड, यू अंडरस्टैंड। नहीं सर, आपने जो बोला है ऑनेस्टली, एक बोलते हैं ना, एक इलाज पूरे खेल का है। ये एक ही इलाज है, सीधा पूरी पॉलिटिक्स साफ हो जाएगी, पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन। क्योंकि आज हम देख रहे हैं सर, मेरे को जो दिखता है, और मैंने इसके बारे में कम से कम 6 महीने पहले बात करी थी, टारगेट यूपी है। बिकॉज यूपी के बाद 29 का खेल पूरा सामने आता है। अगर यूपी में योगी जी आ जाते हैं, जो मुझे लगता है, तो पूरे जोर से आएंगे वो, तो 29 में ये लोग मतलब बाल बांका नहीं कर सकते, इनको भी पता है। देखो तो ये तुम्हारे सवाल में ही आदि तुम्हारा जवाब छुपा है। देखो
तुमने कहा ना कि अगर यूपी में योगी जी आ सकते हैं तो 29 में बाल बांका नहीं कर पाएंगे। दैट इज प्रिसाइजली व्हाट आई हैव बीन सेइंग ऑल अलोंग, कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से जाता है, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से जाता, 80 सीट है साहब, 80 सीट। अगर उसमें योगी जी आ जाते हैं वापस, तो फिर दिल्ली का रास्ता फिर से सिक्योर हो जाता है। मैं आपको बताता हूं, जब से नरेंद्र मोदी राजनीति में आए हैं, 3 बार वहां मुख्यमंत्री, 3 बार यहां प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने जीवन में एक भी चुनाव आज तक ऐसा नहीं लड़ा है आदि जिसमें उनको पूर्ण बहुमत न मिला हो। ये पहली बार उनके साथ धोखा हुआ 2024 में, और 2024 में उनका बहुमत कितनी सीटों से रुका? उतनी ही सीटों से रुका जितनी आप एक्स्ट्रा सीट हार गए यूपी में। यूपी ने अकेले उनका बहुमत रोक दिया। तो जब आप पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हैं सर, एक तरफ ये कॉकरोच है, एक तरफ एक रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी है, चल रहा है, उसमें भी अब देखिए उसमें भी एक बेल्ट है सर, जो आपकी प्रॉब्ली जयपुर से शुरू होती है और मेरे ख्याल से प्रयागराज में खत्म हो जाती है, और थोड़ा बहुत बिहार के अंदर है। साउथ में मतलब सदर्न इसके अंदर इसका बिल्कुल इम्पैक्ट मेरे को यहाँ पर मेरे को नहीं दिख रहा सर। देयर इज नो टॉक, देयर इज नथिंग, कोई लोकल रीजनल लैंग्वेज में भी कोई बात नहीं कर रहा है। ये सेम चीज था सीजेपी का भी, साउथ में एकदम बड़ा मिनिमल सा इम्पैक्ट था इसका, वही उसी रीजन के अंदर, अगर आप लोग देखें जो इकट्ठे हुए उसी रीजन के हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं दोनों आंदोलन जो हैं उनको? और रिजर्वेशन हटाओ में मैं आपसे एक सवाल बाद में पूछूंगा, बट इसका मुझे बताइए सर। अरे यार, इसको इस तरह देखो कि सबसे ज्यादा स्कूलों की बुरी हालत साबित हुई है दिल्ली में। केजरीवाल सरकार ऐसी सरकार जिसने 3 टर्म में एक स्कूल नहीं बनाया, खुद ही बताया आरटीआई में कि हमने एक स्कूल नहीं बनाया, कहीं बाथरूम में नल लगवा दिया, कहीं फील्ड में एक गोल पोस्ट बना दिया और कह दिया, मतलब एक स्कूल नहीं बनाया। और इन कॉकरोचों की टीम ने दिल्ली में किसी टीम का नहीं करना दौरा। अभिजीत दीपके को जाके महाराष्ट्र के दौरा करना है, क्योंकि उसे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है। आशुतोष राका को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना है, तो राजस्थान का दौरा कर रहा है। संजय सिंह उत्तर प्रदेश से आते, उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है, तो उत्तर प्रदेश में दो बड़ी बड़ी पदयात्रा कर चुके हैं। वो अलग बात है कि पदयात्रा में जितने लोग उनके साथ चलते हैं उतने लोग भी उनको देखने वाले नहीं आते। तो मतलब हर आदमी अपने अपने स्टेट में जा रहा है। और ये मैं आजकल एक नई बात कह रहा हूँ आदि, कि संजय अपने स्टेट में जा रहे हैं, राका अपने स्टेट में जा रहा है, दीप की अपने स्टेट में जा रहा है, सौरभ दास कहीं जा नहीं सकता, बेचारा नेपाल से आया है। लेकिन एक पांचवा आदमी भी है जो अपने स्टेट नहीं जा रहा है, दैट इज केजरीवाल। केजरीवाल को मालूम है कि हरियाणा में लोग मुझे पहचान चुके हैं, इसलिए सब जगह जाता, हरियाणा नहीं जाता। ये तो आपने जो बोला है केजरीवाल साहब का तो है। अब सर ये रिजर्वेशन के बारे में जो चल रहा है, देखिए मेरे हिसाब से, एंड मैं बहुत लोग मेरे को गुस्सा करेंगे इसमें, मेरे हिसाब से जो नाम रखा गया है रिजर्वेशन हटाओ, इसमें मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज आप वो जो गलती हुई थी ना एक 24 की जो आप बात कर रहे हो, वो इसी के ऊपर हुई थी। इनकी जो मांगे हैं वो बहुत जायज हैं और मैंने उसको पब्लिकली सपोर्ट भी करा है। मैं दोबारा अपना सपोर्ट डालना चाहता हूँ कि रिव्यू होना चाहिए, आप स्किल बढ़ाइए, ये सब चीज़ें। ख़ैर वो स्किल वाला तो माँग में नहीं है, ये तो मैं बोल रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि आप सीट्स बढ़ाइए, स्किल बढ़ाइए, अपने आप ही रिज़र्वेशन नीचे आ जाएगा। प्रोजेक्ट बेस ग्रेडिंग करिए लोगों का, उसके बाद रिज़र्वेशन हो, नॉन रिज़र्वेशन हो, आपकी ग्रेड ही नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है उसके अंदर फिर। तो ये थोड़ा इसके बारे में मुझे बताइए, बट मेरे को एक नाम से, और ये नाम अगर यूपी इलेक्शन में कुछ इम्पैक्ट आपको दिखता है सर इसका? एकदम सही बात कह रहे हैं आप, एकदम सही बात कह रहे हैं। इनफैक्ट आप ये देखिए आदि, यू वेरी ब्यूटिफुली सेड इट। ये इनफैक्ट अगर उनकी आप मांगे देखिए, उन्होंने जितनी मांगे बड़ी जायज मांगे, और उन मांगों में से एक मांग भी नहीं कि रिजर्वेशन हटा। अब देखिए, ये तो बड़ी अजीब बात है ना, कि जो आपके आंदोलन का नाम है वही चीज आपकी मांगों में है ही नहीं। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन जिसको जो जायज है उसको मिले, अगर क्रीमी लेयर बने शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में, जिनको एक मिनिमम मार्क्स हर जगह सेट हो, ऐसा ना हो कि -40 नंबर वाला सर्जन बन जाए। पता चला हे भगवान, -40 नंबर वाला कभी सोचा है आदमी? जब ये अयोग्य लोग सर्जन, मतलब हायर एजुकेशन में तो रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए। इस तरह कि अब आप सोचिए कि किसी आदमी ने पहले तो एमबीबीएस कर लिया। आपको मालूम है कि मायावती ने अपने टाइम में सेंटर को, उन्होंने सेंट्रल मेडिकल बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी थी। वो मैंने चिट्ठी शेयर की है उस पे, ट्विटर पे। उसमें उन्होंने कहा था कि कोई दलित छात्र
यदि 7 साल लगातार एक क्लास में फेल हो तो उसको ऐसे ही डॉक्टर की डिग्री दे दो, उससे 8, मतलब जस्ट इमेजिन व्हाट नॉनसेंस, कैन यू इमेजिन दैट? तो इसी तरह जब आप किसी अयोग्य व्यक्ति को सर्जन बना देते हो हायर एजुकेशन में, एमएस में, तो आप सोचिए, जाहिर सी बात है उसको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल तो नहीं रखेगा, वो तो तुम्हारी डिग्री देखेगा, तुम्हारे नंबर देखेगा, तुम्हारी औकात समझेगा और भगा देगा। तो ये जाएंगे कहां? यादी कहां जाएंगे? ये जाएंगे गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर बनेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जाएंगे, सरकारी अस्पतालों में इनकी नियुक्ति होगी, और सरकारी अस्पताल में वो गरीब आदमी आएगा जो आपसे पूछ भी नहीं पाएगा कि आपकी डिग्री क्या है, आपके नंबर क्या है, जिसके पेट के नाम पे अगर आप पीठ भी काट देंगे तो बेचारा कटवा के चला जाएगा। कितना बुरा हो रहा है जरा सोचो। बहरहाल, कमिंग बैक टू आरएचए, जो उसको कह रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, भाई आपकी तो डिमांड ही नहीं, तो फिर आपने इसका नाम क्यों रखा? और आपने उसका ऐसा नाम रख के अखिलेश यादव को मौका दे दिया, वही जो 2024 में हुआ था कि आरक्षण समाप्त कर देंगे, वही बात आपने फिर करा दी। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो थोड़ा सा एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट है ये बात, क्योंकि आपकी तो डिमांड ही नहीं है ना कि रिजर्वेशन हटाओ। आप तो कह रहे हैं मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, क्रीमी लेयर होनी चाहिए, रिजर्वेशन पात्र को मिलना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का जो आपने रिजर्वेशन दिया है उसमें आपको जैसे बाकी लोगों को एज में रिलैक्सेशन, फॉर्म्स में रिलैक्सेशन, और ये हॉस्टल में रिजर्वेशन, वो सब मिलना चाहिए। यही सब तो आपकी मांग है ना। रिजर्वेशन हटाओ आपने तो मांगा ही नहीं, तो उसका नाम क्यों रखा है भाई? ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। आप समझे ना कि मतलब एक लव स्टोरी का नाम, अगर एक लव स्टोरी पे फिल्म बने, वो नाम हो जंग, द वॉर, तो कैसे होगा बताइए? इसका इम्पैक्ट आप कहाँ देखते हैं सर? यूपी इलेक्शंस में कुछ होगा? भैया इम्पैक्ट तो हर बात का होता है। देखिए, लोग पहले से यूजीसी को लेकर उत्तर प्रदेश में नाराज है, यूजीसी रेगुलेशंस को लेकर। लोग एससी एसटी एक्ट में जो मोदी सरकार ने एडिशनल प्रोविजंस जोड़े उससे भी नाराज है। एससी एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला पलटा मोदी सरकार में, लोग उससे भी नाराज हैं। ये पिछले चुनावों में नजर आया है। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीत का मार्जिन कितना कम हुआ, बहुत जबरदस्त कम हो गया है, काशी से, बनारस से। तो ऑफ कोर्स नाराजगी है। एक अच्छी बात यह है कि साहब, अगर वो मोदी से नाराज हैं, दो अच्छी बातें। अगर वो मोदी से नाराज है तो योगी से नाराज नहीं। नंबर एक, उन्हें मालूम है कि योगी का यूजीसी से कोई लेना देना नहीं। उनको मालूम है कि योगी का ये एसएसटी एक्ट से कोई लेना देना नहीं। उन्हें मालूम है कि योगी का इस रिजर्वेशन का क्रीमी लेयर से कुछ लेना देना नहीं। नंबर एक। नंबर दो ये कि जो बीजेपी का वोट बैंक है, जो कि बड़ी संख्या में तथाकथित सवर्ण या फिर जनरल कैटेगरी का है, वो जब सपा में जाने का मन भी बनाता है समाजवादी पार्टी में, तो समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता आके ब्राह्मणों को वेश्या कहने लगते हैं, राणा प्रताप के पिताजी को गद्दार कहने लगते हैं, खुद ही अखिलेश यादव कहने लगते हैं। कुल मिला के वो इतनी गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं कि आपको लगता है यार वहां क्या जाना, चलो बाबा हमारे ऐसे बुरे कहा है। सर वो तो क्विक फिक्स है ना, इसको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए? आज जैसे आप जो बोल रहे हैं, मैं आपको एक खबर देता हूं सर। इनके समाजवादी पार्टी के एक लीडर हैं अबरार अहमद, उन्होंने बोला ब्राह्मण और क्षत्रिय चोर हैं, हमको उनके वोट की जरूरत नहीं है। ये मैं थोड़ा सा इसमें आपको वो कर दूं, ये 2021 का बयान है। ये 2022 के चुनाव के ठीक पहले दिया गया है। सोचिए, चुनाव के ठीक पहले दिया गया है। अभी वहां राजकुमार भाटी कहना है ब्राह्मण वेश्या है। आपने सुना, आपने देखा कि अखिलेश यादव ने राणा सांगा को गद्दार कह दिया। मतलब आप सोचें, तो ठीक है वो आपने सुना कि अब जब से शिवपाल यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आजम खान होंगे, तब से भगदड़ मची हुई है साहब, हालत खराब है लोगों की। तो वो तो खुद ही हारागिरी कर रहे हैं। आप समझिए, मैंने आपको फिर से इसको समराइज कर दूं। यस, लोग केंद्र सरकार में भाजपा की कुछ नीतियों से नाराज हैं, खास तौर से रिजर्वेशन और एससी एसटी एक्ट को लेकर। रिजर्वेशन नहीं, सॉरी, यूजीसी रेगुलेशन और एससी एसटी एक्ट को लेकर, नंबर वन। नंबर टू, पर उन सबको मालूम है कि इन चीजों से योगी आदित्यनाथ का कुछ लेना देना नहीं, इसलिए योगी को लेकर वो नाराजगी नहीं है। नंबर तीन,
अखिलेश को लेकर बहुत नाराजगी अवश्य है, क्योंकि अखिलेश और उनके प्रवक्ता और उनके पार्टी के लोग बहुत ऊटपटांग बातें कर रहे हैं। तो आप इसको भी नेशनल, अब देखिए सर, मिड टर्म में वैसे भी नाराजगी होती है। क्या नाम है आपका, जो मिड टर्म होता है ना, जब बीच में टर्म रहता है किसी भी गवर्नमेंट का, एक हमेशा थोड़ी सी नाराजगी रहती है, क्योंकि कुछ स्लो डाउन होते हैं, कुछ ये होती हैं, कुछ रिफॉर्म्स होते हैं, प्लस ये बेवकूफियां भी होती हैं, तो वैसे भी थोड़ी सी नाराजगी होती है। तो आप रिकवरी पाथ कहाँ देखते हैं अभी? नहीं, वो तो डू मैं यू सी? हमेशा कहता हूँ कि भैया यूपी का चुनाव देख लो, दैट रियली मैटर्स। 2029 अभी बहुत दूर है, उसके पहले एक ऑप सिंदूर होगा, सारा पीछे का किया धरा मिट जाएगा। वो तो आपको बता रहा हूँ कि 2029 के पहले ऑप सिंदूर 2.0 होना ही होना है। मुनीर की हरकतें देख लें, 60 घंटे का हथियार की डिलीवरी ले रहा है। अच्छा, मुनीर जाएगा कहाँ भाई? खैबर पख्तूनख्वा उसके हाथ से निकल गया, बलूचिस्तान उसके हाथ से निकल गया, पाकिस्तान के हिस्से वाला कश्मीर उसके हाथ से निकल गया, लाहौर तक में बिजली नहीं आ रही है, लोग खानों के लिए भूखे भटक रहे हैं। आज मैंने एक वीडियो शेयर किया कि लाहौर, पंजाब जो हमेशा है वहां, जो फिर भी थोड़ी हद तक खुशहाली रहती थी, आज वहां भूखमरी फैली हुई है। लाइट नहीं है, पैसे नहीं है, हालत खराब है, और इतिहास गवाह है। और तालिबान से आपकी अलग जंग चल रही है, टीटीपी को आप अलग नहीं संभाल पा रहे हैं, ईरान आपको पहले से चैलेंज कर रहा है। तो इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में डिक्टेटर्स जब जब दिक्कत में आते हैं, तो अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए और जनता को अपने पीछे खड़ा करने के लिए भारत की बोगी रेस करते हैं, भारत का डर दिखाते हैं। और भारत का डर कैसे दिखाते हैं? भारत में कुछ घटनाएं कर दें, आप भारत को चुटकी काटेंगे, भारत पकड़ के आपको घूसा मारेगा, थप्पड़ मारेगा, और आप पाकिस्तान की आवाम से कह देंगे देखिए देखिए हम नहीं होते तो ये घूसा जो है ये आपको पटक पटक के मारता। तो दैट वे, तो आप मान के चले कि आसिम मुनीर, उधर इमरान खान को लेकर इतना बड़ा तमाशा शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर आसिम मुनीर चारों तरफ से घिर चुका है, और अंत में उसको अपना वही ट्रम्प कार्ड निकालना है जो सारे डिक्टेटर्स निकालते हैं, इंडिया वाला। तो इंडिया से उसको एक बार थप्पड़ और खाना है। तो एक बार अभी से लेकर ना, तब तक गंगा में बहुत पानी बह जाएगा 3 साल में। 2026 से 2030, 3 साल में एक ऑप सिंदूर 2.0 होगा, उसका सब सब खत्म। दूसरा सर, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नर ने बोला है कि भाई यूजीसी के ऊपर हम लोग रिव्यू करेंगे। रिव्यू प्रीटी मच मींस डन विद, उसका हो गया खत्म काम। अब इसको विड्रॉ करना, मतलब एक गुट परेशान, विड्रॉ ना करो तो दूसरा गुट परेशान, वो आपको अभी दिख रहा है सामने। क्या रहेगा गवर्नमेंट का स्टेप? और दूसरी चीज, ये जो बड़े बड़े बिल्स हैं, डिलिमिटेशन है, आपका क्या नाम है, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर भी कहीं ना कहीं मरमर मरमर शुरू हो गया है। तो आप इन दोनों को कैसे देखते हैं सर? देखिए भाई, ऐसा है कि जब ये यूजीसी रेगुलेशंस आए थे, मैं देख रहा था अगर मिल जाता तो मैंने लगातार पोस्ट पे पोस्ट और वीडियो पे वीडियो किए थे कि साहब ये लागू होना संभव ही नहीं, आपने संभव मेरे नहीं। साथ किया था सर, हमने दोनों ने साथ में किया था। हाँ, मैं कहा संभव ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। इसके अलावा मैंने जब कोर्ट ने में ये रुक गया था मामला, तो मैंने कहा था गया मामला ठंडे बस्ते में, खत्म, फिनिश। अभी भी इतने दिन बाद भी देखिए सरकार कह रही है हम इसको रिकंसिडर कर रहे हैं। अब दिक्कत ये कि वो आपके साथ छछूंदर वाली बात होगी, ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। तो सारी गलती तो यही है ना कि ऐसा आया क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। अब ये पता चल रहा है कि साहब ये जो रेगुलेशंस भारत सरकार ने जारी किए थे, बेसिकली ये वो जो वकील हैं इंदिरा जयसिंह, उनके हाथ में आपने दे दिया और उसी को लागू कर दिया, इंदिरा जयसिंह वाला मामला। तो अब आपने इतना बड़ा ब्लंडर किया है, तो जाहिर सी बात है जब आप ब्लंडर करेंगे तो उसकी कीमत भी चुकाएंगे। लेकिन भारत सरकार इसमें कुछ करने नहीं जा रही, ये मामला एकदम कोल्ड स्टोरेज में चला गया। लेकिन ये है कि ये कहना कि अब इस पे हल्ला क्यों, अरे भैया हल्ला नहीं मचा होता तो कोल्ड स्टोरेज में भी नहीं जाता। ये भी सोचे ना, इस बात को आप कैसे भूल जा रहे हैं कि इस यूजीसी रेगुलेशन का जो विरोध हुआ था, उसी विरोध के चलते तो कोल्ड स्टोरेज में चला गया ना ये आदि। ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने कुछ कहा ही नहीं, अपने आप ही वापस हो गया। तो ठीक है, इसीलिए जो अभी इस तरह का अभी आंदोलन वगैरह फिर जो अभी इस समय चल रहा है, इसको मैंने इसीलिए कहा कि मुझे लगता नहीं कि इसकी ऐसी जरूरत अभी ऐसी कोई खास है। लेकिन अगर आप समय समय पे सरकार को याद नहीं दिलाते रहेंगे, तो राहुल गांधी कह रहा है प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण कर दो, वो चिराग पासवान कह रहा है प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण कर दो, वो यूजीसी रेगुलेशन, वो तमाम दुनिया भर की ऊट पटांग हरकतें। तो भाई सरकार को समय समय पे सामान्य वर्ग के लोगों को भी अपनी बात याद दिलानी चाहिए। जहां तक यूजीसी रेगुलेशन की बात है,
भैया उससे तो सभी प्रभावित है, उससे तो ओबीसी सबसे ज्यादा प्रभावित है, ओबीसी में सबसे ज्यादा यादव प्रभावित है। अभी निकल के आया है कि साहब ओबीसी के खिलाफ 81 या 82% SC ST केस ओबीसी के खिलाफ होते हैं, और उसमें भी सबसे बड़ी संख्या यादवों की होती है। तो ठीक है ना, सरकार को समय समय पे अब वैसे भी जब विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा है तो आम आदमी सड़क पे आके कर रहा है। विपक्ष, जब विपक्ष को हमने वोट देकर खड़ा किया कि तुम सरकार की नीतियों पर निगाह रखो, सरकार पे नजर रखो, सरकार पे अंकुश रखो, तो विपक्ष क्या कर रहा है आप देखिए ना। नहीं, उनसे तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं है सर। मैं आई मीन बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। थैंकफुली ये गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत विचार चलता रहता है, तो चलिए ठीक है। अब मैं आपसे आखिर में ये पूछना चाहूँगा सर, वाक़ये के सेक्शन में कि 2-3 चीज़ें हैं अभी, जैसे ये जो एक ये आंदोलन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। दूसरी तरफ का आप देखते हैं, एक वो क्या छात्रों की गूंज करने 25-25 हज़ार रुपए देके, पता नहीं वहाँ पे भी खाली पड़ी थी आधे सीट्स। कुछ नहीं, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने दूसरा वो जो करा, 1.5 लाख लोग वहाँ पर खड़े हो गए, ढोल बजा रहे हैं, ये हो रहा है। जो ये पूरा जेन ज़ी, बाय द वे मैं जेन ज़ी को मानता नहीं सर, ये अमेरिकन टर्म है। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता इसको। आई डोंट बाय इट एंड आई डोंट यंगर जनरेशन बोल लीजिए, हम भी यंगर थे, आप भी यंगर थे किसी टाइम पे। हम सब इम्प्रेशनेबल होते थे उस समय पर। आपके ऊपर भी वही प्रोपेगेंडा चलता था, आज थोड़ा इंटेंस है, कल कल थोड़ा कम था। बात वही है, आपने इमरजेंसी के दे देखे हैं, आपने वो चीज़ें देखी हैं। तो बात वही है, हर जनरेशन अपने एक ट्रेपिडेशन से जाता है और उसके अंदर फॉरेन इन्फ्लुएंस भी होता है। 60-70s में ड्रग्स, ये डिस्को, ये वो सब कुछ आया था। तो ये आप हर जनरेशन में देखते हैं। आप आज की जेन ज़ी को कहाँ देखते हैं सर? पॉलिटिकली? देखो, मैं बताऊं आदि, हमारे टाइम में भी ये सब था। इमरजेंसी तो खैर हमको नहीं याद है, आई डोंट रिमेम्बर इमरजेंसी एट ऑल। तब बहुत ही छोटा था, मुझे नहीं याद। लेकिन मैंने बहुत कुछ ये ब्रेन वॉशिंग देखी लेफ्टिस्ट पार्टीज की, बहुत ज्यादा देखी, स्कूल में देखी है, कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में देखी, हर तरफ से देखी। लेकिन एक हमारे टाइम में सेविंग ग्रेस ये था कि हमारे समय तक फैमिली सिस्टम काफी सपोर्टिव था, बहुत ज्यादा सपोर्टिव था। अब वो फैमिली नेटवर्क उतना अच्छा नहीं रह गया। तो जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी हमारे, तो अभी तक जॉइंट फैमिली आज तक, तो जॉइंट फैमिलीज वगैरह में काफी सपोर्ट मिल जाता है। अब ये रही जो जेंजी वाला सब चल रहा है, देखिए मैंने तो कॉकरोचेस की अगर आप बात करें तो मैंने अपने चैनल पे कहा था, जबकि मैं कभी हिंसक बातें नहीं करता, मैंने कहा था कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कॉकरोच गली गली मार खाएंगे, और उसके बाद लगातार मार खा रहे हैं। अलवर में खाए, जयपुर में खाए, जोधपुर में खाए, बंगाल में खाए, दिल्ली में दौड़ाए गए, ये जगह जगह मार खाए। तो इन्होंने तो सही पूछिए, तो जिसको आप जेंजी कहते हैं, इन कॉकरोचेस ने तो उस जेंजी को बदनाम कर दिया है, बदनाम कर दिया है। हकीकत ये है कि जितने लोग जेंजी के दौरान वीडियो बना रहे थे सब बाद में माफी मांगते हुए नजर आए। आपने तो उनको बदनाम करके रख दिया। मतलब इससे बुरा युवा वर्ग के साथ इससे बुरा नहीं हो सकता था जितना अभिजीत दीपके और उसके काम लोगों ने किए। तुम्हारा क्या, तुम्हारी तो अपनी राजनीति चमक रही है। तुम तो वैसे भी दूसरों से पैसे लेके पढ़ने जाते हो, वो भी वहां से फेल हो जाते हो, लौट आते हो, पास तक नहीं कर पाते हो। वो सौरभ दास 3 बार लॉ में फेल हो गया, अभिजीत दीप के वहां पे बॉस्टन गया था, वहां कोर्स नहीं कंप्लीट कराया, भाग आया। तो तुम लोग तो ऐसे ही चल ही रही तुम्हारी जिंदगी, लेकिन तुमने छोटे छोटे बच्चों को बदनाम करके रख दिया। तो साहब मैं मानता हूं कि जिसको आप जेंजी कहते हैं, इसको ध्यान से समझिए। अब देखिए वहां पे झारखंड में आंदोलन हुआ, ऐसी कोई गंदगी देखी आप? अभी ये आरक्षण हटाओ आंदोलन हुआ, ऐसी कोई गंदगी देखी आपने? तो वो जो आपने देखी गंदी जंतर मंतर पे जो कॉकरोचों की गंदगी आपने देखी, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से और बड़े रिलीफ से और बड़े धैर्य से एक बात कह रहा हूँ आदि, कि वो शायद पहली और आखिरी गंदगी थी। मुझे नहीं लगता इस देश में वो गंदगी अब जल्दी रिपीट होगी। लास्ट सवाल सर, अभी सबसे बड़ा चीज़ होने वाला है इज़ सेंसस, और कांग्रेस, मैंने ये करीब 1 डेढ़ हफ्ता पहले बोला था कि साहब ये सेंसस के तुम्हें जो लास्ट सवाल सवाल हैं, तो उसके पहले वाला किया था। नहीं लास्ट सेक्शन, लास्ट सवाल सर, ये जो 40 सवाल आए हैं सेंसस के अंदर, उसके अंदर पूरा एनपीआर है वो, और कांग्रेसियों को लेट रियलाइज हुआ। ये नोटिफाई हुए हुए तो बहुत टाइम हो गया इसको, इनको रियलाइज हुआ अभी, एक उठ के हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। जयराम रमेश ने आज, इट सीम्स, मल्लिकार्जुन और राहुल गांधी ने एक चिट्ठी विट्ठी लिख के भेजी है कि साहब ये सवाल क्या है, इसके अंदर आपने जातियों को डिनोट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो पूरा जो सिस्टम है वो बदलिए, ये करो वो करो।
इनको ये समझ में आ रहा है कि भाई अभी गेम क्या हो रही है इनके साथ सर, और अरे ये यार जो उसको जाति गेम खेल रहे हैं क्या होगा? उसको पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया किसने? कौन कह रहा था जाति की जनगणना करो? वो जनगणना तो सिंपल हो रही थी ना। उसको पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया किसने? उसको एनआरसी का स्वरूप दिया किसने? किसने दिया? तुम ही लोगों ने तो हल्ला मचाया ना। जनगणना हर बार होती है, इस बार भी हो जाती। पर नहीं साहब, इसमें जाति डालिए तो फला जाति डालिए, इसमें आप वो इकोनॉमिक पैरामीटर्स डालिए। इसे कौन बक रहा था भाई? तो जो तुमने कहा हमने कर दिया। अब जब मतलब अब जब हो गया तो कह रहे हो कि साहब बड़ा गड़बड़ हो गया। आपको याद होगा बड़े लंबे समय तक भारत सरकार ने लगातार कहा था कि हम जाति जनगणना नहीं करेंगे। उसके बाद आपने चढ़ के उनके सीने पे करा लिया। अब जब वो हो गया, अब वो क्वेश्चनेयर तैयार हो गया, तो क्या ये अभी तो पॉपुलेशन रजिस्टर बन गया। तो भैया इसको बनाया तो तुम ही ने है, कब्र तो अपनी खुद ही खोद रहे हो। कह रहे हैं कि आर डिमांड इज क्लियर कि भाई जो आज का क्वेश्चनर है उसको कैंसिल होना चाहिए, नया क्वेश्चनर प्रिपेयर होना चाहिए और लिस्ट ऑफ वेरीफाइड कास्ट के ऊपर होना चाहिए। ठीक है जी। अब एक्सटेंसिव कंसल्टेशन करो पॉलिटिकल पार्टी से, पब्लिक से, ये वो, और तेलंगाना बिहार के सर्वे। अब तेलंगाना बिहार के सर्वे तो पता चल गए, वो तो पूरे मैं चलते चलते एक बात कह दूं आदि, ये बेसिकली चाहते हैं सेंसस लेट हो जाए। ये चाहते हैं नहीं, कारण समझो। सेंसस होने का अगला स्टेप संविधान क्या बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ना, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वो सेंसस के बाद यू डिलिमिटेशन होगा ना। हाँ, तो ये चाहते हैं सेंसस लेट हो जाए, सेंसस ना हो पाए, डिलिमिटेशन ना हो पाए, डिलिमिटेशन ना हो पाए, कम से कम 29 तक तो ना हो पाए। ये सब जानते हैं कि डिलिमिटेशन हो गया तो फिर 2029 इज अ फोरगोन कंक्लूजन। मैं एक 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 इनविजिबल घंटी बजा रहा हूँ। थैंक यू सर आपके समय के लिए, क्योंकि ये जो बड़ी-बड़ी बातें आज हमने करी हैं, आई थिंक इससे काफ़ी हद तक लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, ठीक है, थोड़ा-सा अभी सिचुएशन खराब है, बट आई थिंक रिकवरेबल है। आई डोंट थिंक इट्स दैट बैड कि भई रिकवर नहीं हो सकता। और मेरा वही था बस, रिजर्वेशन हटाओ में आपने जैसे बोला कि नाम मेरे को नहीं पसंद आया, ऑनेस्टली आई डिडन्ट लाइक द नेम, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव में फँस रहे हो, व्हिच इज़ नॉट ऑलराइट। अगर आप पॉलिटिक्स खेलना चाहते हो खेलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को किसी से भी। मैं तो वो तो मैं कॉकरोच को भी बोलता हूँ, भाई पॉलिटिक्स खेलो, अच्छा है। वी नीड मोर पीपल इन पॉलिटिक्स, यंगस्टर्स भी आएँ तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसका ऑपोजिशन भी होगा, उसका स्ट्रक्चर भी होगा, सब कुछ होगा, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। इट शुड नॉट डैमेज द जो हिंदू यूनिटी है इस समय पर, इसको डैमेज नहीं होना चाहिए। डिस्कशंस करिए आप, जो मर्ज़ी करिए, एवरीथिंग नीड्स टू बी डन। बाकी सर पॉलिटिकल सिचुएशन तो आपके सामने है एंड आपने बड़ी अच्छी तरह डिस्क्राइब करी है। थैंक यू सो मच वन्स अगेन। सबसे ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। राम राम।